लॉयर्स कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, कानून की भाषा सरल हो, ये आम लोगों को अपना लगना चाहिए। जयराम रमेश का बड़ा बयान, नए आर्किटेक्चर से संविधान की हत्या हुई। नड्डा बोले कांग्रेस की सोच घटिया। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए का एक्शन, चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी की जब्त। बीएसपी सांसद दानिश के समर्थन में उतरा विपक्ष, 4 पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। जेडीएस के एनडीए में जाने पर प्रियंका खड़गे का तंज, कहा पार्टी को अपने नाम से सेक्युलर हटा लेना चाहिए। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम ने देश की लीगल फ्रेटर्निटी की तारीफ की। इस मौके पर पीएम ने कानूनी कार्रवाई को लोगों के लिए आसान बनाने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी कानून अपना लगना चाहिए। देश की पंचायतों में इसका उदाहरण मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत में नए कानून बहुत ज्यादा सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित इस सम्मेलन का विषय न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियों है। यह सम्मेलन 23 और 24 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड और बार एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के डेलीगेट्स भी शामिल हुए हैं। पीएम ने कहा कि दुनिया भर की लीगल फ्रेटर्निटी के दिग्गज लोगों से मिलना मेरे लिए सुखद अनुभव है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए यूके, कॉमनवेल्थ और अफ्रीकी देशों के डेलीगेट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतिबिंब बन गई है। पीएम बोले किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार देश की न्याय व्यवस्था के संरक्षण रख रहे हैं। कुछ ही साल पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। आजादी की लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कई वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो या वीर सावरकर हूं, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। पीएम ने कहा कि आज ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया है। नारी शक्ति वंदन कानून भारत में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को नई दिशा और नई ऊर्जा देगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत और निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था का आधार चाहिए। मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को संसद की पुरानी और नई इमारत की तुलना की। उन्होंने पुरानी इमारत को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि नई संसद जिसे बहुत जोर शोर के साथ लॉन्च किया गया था, वो पीएम मोदी के उद्देश्यों को अच्छी तरह पूरा कर रही है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नई संसद में कार्यवाही शुरू होने के 4 दिन बाद ही संसद के दोनों सदनों और लॉबी तक में मैंने जो देखा उसे संवाद की मौत कह सकते हैं। अगर आर्किटेक्चर ने संविधान मर सकता है तो पीएम मोदी संविधान को दोबारा लिखे बिना उसकी हत्या करने में सफल हुए हैं। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के निचले स्तर के मुकाबले में भी ये बेहद घटिया सोच है। ये और कुछ नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का अपमान है। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने पार्लियामेंट विरोधी बात कही है। 1975 में भी उन्होंने ये कोशिश की थी पर बुरी तरह विफल हुए। जयराम ने कहा कि नई बिल्डिंग में एक दूसरे को देखने के लिए बाइनोकुलर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हॉल छोटे नहीं हैं, वो उतने आरामदायक नहीं हैं। संसद की पुरानी इमारत का न सिर्फ एक दिव्य आभा मंडल था बल्कि वो बातचीत को बढ़ावा देता था। सदनों, सेंट्रल हॉल और बरामदों के बीच चलना आसान था। उन्होंने ये भी कहा कि सदन को सफलता से चलाने के लिए सांसदों के बीच जिस तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए, ये नई इमारत उस बॉन्डिंग को कमजोर करती है। दोनों सदनों के बीच तेज समन्वय बिठाना बहुत जटिल हो गया है। पुरानी इमारत में अगर आप खो जाएं तो रास्ता ढूंढना बहुत आसान था क्योंकि इमारत गोल थी। नई इमारत में अगर आप भटक गए तो भूल भुलैया में गुम हो जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पुरानी इमारत आपको स्पेस और खुलापन देती थी
जबकि नई इमारत में घुटन का एहसास होता है। संसद में यूं ही बैठने का आनंद ही गायब हो गया है। नया संसद भवन तकलीफदेह और दुखदाई है। मुझे यकीन है कि अन्य पार्टियों के मेरे साथी भी ऐसा महसूस करते होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने सचिवालय में स्टाफ के लोगों से सुना है कि नई इमारत के डिजाइन में ऐसी कई सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है जो उनके काम के लिए जरूरी है। जब आप उन लोगों की राय नहीं लेते हैं जिन्हें इमारत का इस्तेमाल करना है तो ऐसा ही होता है। उम्मीद है जब 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा तो संसद की नई इमारत को इस्तेमाल करने का बेहतर विकल्प मिल पाएगा। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शनिवार को आतंकी और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ स्थित कोठी को सील कर दिया। इसके अलावा अमृतसर में भी उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित कोठी नंबर 2033 पन्नू का आवास है। एनआईए की टीम ने कोठी के बाहर नोटिस लगा दिया है। इसके अलावा अमृतसर में गांव खानकोट में पन्नू की कृषि भूमि को भी जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई एनआईए टीम मोहाली के आदेश पर की गई है। जब्ती के बाद अब पन्नू का संपत्ति पर मालिकाना अधिकार खत्म हो गया है और ये संपत्ति अब सरकार की है। 2020 में भी पन्नू की संपत्तियां कुर्क कर ली गई थी, जिसका मूल अर्थ ये था कि वो संपत्ति नहीं बेच सकता था। लेकिन इस कदम के बाद पन्नू ने संपत्ति का मालिकाना हक खो दिया है। मूल रूप से पंजाब के खानकोट से ताल्लुक रखने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू इस समय अमेरिका का नागरिक है। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने के बाद पन्नू विदेश चला गया था। तभी से वो कनाडा और अमेरिका में रह रहा है। वो विदेश में रहकर ही खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देते रहता है और समय समय पर वीडियो जारी कर भारत सरकार के खिलाफ जहर उगलता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से उसने सिख फॉर जस्टिस संगठन नाम के एक संगठन का गठन भी किया है, जिस पर भारत ने 2019 में बैन लगा दिया था। वहीं संसद में रमेश बिधूड़ी की एक सांसद के खिलाफ इस्लामोफोबिक टिप्पणी से विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया है। लोकसभा में गुरुवार शाम को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणियों से विपक्ष में बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है। बीजेपी सांसद की इस बयानबाजी की जमकर आलोचना हो रही है। इस घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बिधूड़ी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस समेत 4 विपक्षी दलों ने शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इन तीनों दलों के लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद हैं। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीएसपी सांसद दानिश अली से मिलने पहुंचे। इसके कुछ ही देर बाद ओम बिरला से बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन की मांग की गई। विपक्षी दलों की मांग है कि बिधूड़ी की टिप्पणियों का मामला संसद की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए और उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए। विपक्षी दलों ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की उस आपत्तिजनक टिप्पणी का हवाला दिया जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधीर रंजन चौधरी ने भी स्पीकर को लिखी चिट्ठी में बिधूड़ी के अपमानजनक शब्दों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया है कि ज्यादा दुख की बात यह है कि आपत्तिजनक शब्द संसद के विशेष सत्र के दौरान कहे गए जब मिशन चंद्रयान की सफलता पर चर्चा हो रही थी। ये सदन के नियमों का खुला उल्लंघन है। बता दें कि इसी तरह के पत्र डीएमके नेता कनिमोझी, तृणमूल सांसद अपरूपा पोद्दार और एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने भी लिखे हैं। कनिमोझी ने चिट्ठी में कहा है कि रमेश बिधूड़ी ने अपने भाषण के दौरान कुंवर दानिश अली के खिलाफ सबसे खराब अपमानजनक अपशब्दों का इस्तेमाल किया जो लोकसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा है। वहीं कर्नाटक की जनता दल सेकुलर पार्टी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई है। 22 सितंबर को जेडीएस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने इस गठबंधन को लेकर जेडीएस पर तंज कसा। प्रियंका ने कहा जेडीएस को चुनाव आयोग को पत्र लिखना चाहिए और अपनी पार्टी के नाम से सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए क्योंकि एक समय आप धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं और उसी समय आप स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे सांप्रदायिक पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। प्रियंका ने आगे कहा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि अगर आप देखें कि कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व पर अपना भरोसा खो दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जेडीएस उनके लिए पहली चॉइस है और राज्य में बीजेपी जेडीएस के लिए बी टीम बन गई है। इस गठबंधन का आने वाला लोकसभा चुनावों में क्या असर पड़ेगा इसको लेकर प्रियंका बोली, चाहे वो कितना भी भाईचारा दिखाएं, इससे कर्नाटक की किस्मत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्य में लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीसी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। नड्डा ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मुझे खुशी है
कि जेडीएस ने एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला लिया है। हम एनडीए में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इससे एनडीए और प्रधानमंत्री के विजन न्यू इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया को और मजबूती मिलेगी। इसके पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने 8 सितंबर को बताया कि जेडीएस लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा की 4 सीटें देने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि पहले जेडीएस कर्नाटक की 28 सीटों में से 5 सीटें मांग रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने इसके पहले अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसमें दोनों पार्टियों के साथ आने पर सहमति बनी थी। जेडीएस कर्नाटक की मांड्या, हासन, बेंगलुरु और चिक्कबल्लापुर सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। अभी ये पता नहीं चला है कि बीजेपी जेडीएस को कौन कौन सी सीटें देने पर राजी हुई। करीब 5000 वर्ष को पूर्व भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ब्रजभान के घर राधा रानी ने जन्म लिया था। तभी से परंपरागत भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पूरे ब्रज में मनाया जाता है। अगर हम बात करें बरसाना की, तो ये बरसाना में बड़ी ही भक्ति भाव के साथ देखने को मिलता है। ऐसा ही नजारा आज बरसाना में देखने को मिला, जहां प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पर्व मनाया गया। यहाँ देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बड़ी ही भक्ति भाव के साथ इस पर्व को मनाया। वही बरसाना में चारों ओर भक्ति रूपी रस बरसता हुआ नजर आया। वही श्रद्धालु ढोल की तान पर अपने आप को भक्ति रूपी रस में डूबने से नहीं रोक पाए। वो भी भक्ति में सराबोर होकर नृत्य करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा श्री लाडली जी के मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिर की सजावट सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आ रही थी। पूरी रात्रि में श्रद्धालुओं के द्वारा नृत्य एवं गायन का लाभ उठाया गया। सुबह 4 बजे विधि विधान के साथ पंचामृत और ब्रज की औषधियों और जड़ी बूटियों से राधा रानी का अभिषेक कराया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बाहर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वो लोग ब्रज में आकर राधा रानी महोत्सव का लाभ उठाते हैं तथा भक्ति रूपी अमृत में इस तरह से सराबोर हो जाते हैं कि वो अपनी सुध बुध तक भूल जाते हैं। वहीं एक महिला श्रद्धालु ने राधा रानी के भजन की प्रस्तुति भी की। ज्योति ज्योति जी, जैसे आप यहाँ पे आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? मैं संगरूर पंजाब से आई हैं? हाँ जी। तो आपको यहाँ कैसा फील होता है? मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। बस मुझे ऐसे है कि मेरी लाडो ने मुझे पकड़ लिया। अब मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरा दिल ये कर रहा है मैं घर भी ना जाऊँ, यहीं पे ही रह जाऊँ। तो ब्रजवास आपको बहुत अच्छा लगता है? श्री जी कृपा करे और मुझे मिल जाए। नहीं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। आप इससे पहले कभी आई हैं? हाँ, मैं 2020 से आ रही हूँ बरसाने से आ रही हैं? हाँ। तो आपको कैसा लगता है यहाँ आके? यहाँ आकर अब तो मेरी ऐसी आदत हो गई कि मैं 15 डेज़ में चली आती हूँ। अगर मैं 15 डेज़ से ज़्यादा करती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है श्री जी बुला रही है। और एक बार जिसको श्री जी का वो जो बोलते हैं ना नशा चढ़ जाता है ना, फिर वो बाहरी दुनिया में वो रुक ही नहीं सकता। लाडली उसको बुला लेती है। आज देखो मैं कितनी लकी हूँ कि वो राधा अष्टमी पे मुझे अपने गोद में बैठाई हुई है। ये भी वही लोग आ सकते हैं यहाँ भी जिनका उन्होंने लिस्ट बनाया है। तो मैं उनकी भी लाडली हूँ, इसलिए मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया। वहीं राधा जन्मोत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए आए 2 श्रद्धालुओं की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन में खलबली मच गई। ये दुर्घटना शनिवार सुबह लाडली जी मंदिर में अभिषेक के दर्शन के दौरान हुई। मृतकों में एक महिला श्रद्धालु शामिल है। प्रयागराज की रहने वाली 60 वर्षीय श्रद्धालु राजमंड राधा रानी के दर्शन करने अपने परिवार के साथ बरसाना पहुंची थी। सुबह 4 बजे वो अभिषेक के दर्शन करने श्रद्धालु सीढ़ियों से लाडली जी मंदिर जा रही थी। तभी भीड़ के दबाव में उनका दम घुट गया और वो बेहोश हो गई। महिला श्रद्धालु को उनके स्वजन व पुलिस सीएचसी ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर सुदामा चौक पर एक अन्य बुजुर्ग भीड़ के दबाव में बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर मनोज वशिष्ठ ने बताया कि दोनों ही श्रद्धालुओं को यहां मृत लाया गया था। महिला श्रद्धालु मधुमेह से पीड़ित थी। वहीं सिद्धार्थनगर के नौगढ़ स्थित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज संयुक्त जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड के बाहर झाड़ियों में एक मृत शिशु पड़ा मिला। कुत्तों की भीड़ देखकर वहां पहुंचे कुछ लोगों ने लावारिस हाल में जमीन पर पड़े नवजात शिशु को देखा। जानकारी के मुताबिक नवजात शिशु हाल ही में पैदा हुआ लग रहा था। देखने के बाद लोगों ने तत्काल ही इसकी सूचना पुलिस वालों को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को दफन कर दिया। वहीं महिला आरक्षण बिल पास होने पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कैंप कार्यालय पर महिलाओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया है। साथ में महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल पास होने पर एक दूसरे को अबीर लगाई और इसके बाद नाच गाना भी हुआ।
महिलाओं को डांस करते देख सांसद जगदंबिका पाल और भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान ने भी डांस किया। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद जगदंबिका पाल के नारे भी लगाए। वहीं सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास किया है, इन सब में महिला नारी सशक्तिकरण बढ़ गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।